Okay, now our next topic is conditional statement. Okay, so understand that we have to move here. Okay, what are conditional statement? देखो अब कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट, ठीक है ना। पहले तो इसका डिटेल समझ लेते हैं अपन। ठीक है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट का हमारे प्रोग्रामिंग में क्या यूज है या हम क्यों उसको काम में लेते हैं वो समझो पहले। जैसे अब देखो, इसको बोला भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट इसलिए बोला जाता है इनको, या इनको फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोला जाता है कि हमारा प्रोग्राम जो है, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना कि प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है वो इस तरह से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना, कि बाई टॉप डाउन अप्रोच में। ठीक है, प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होगा, जैसे आपने कुछ भी लाइन लिखा है या कुछ भी स्टेटमेंट लिखा है, तो प्रोग्राम आपका हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूट होता है कि पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन होगी, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन। ये मैं जैसे ये तो मैंने डमी डाल रखे हैं, ठीक है ना। आप जब एक्चुअल प्रोग्राम करते हो तो उसमें भी क्या होता है, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से। ठीक है, तो एक प्रोग्राम से समझते हैं अपन इसको, ठीक है ना। जैसे मैं कोई भी प्रोग्राम ओपन करके देखूं और आपको अगर मैं उसको ट्रेस करके बताऊं, ठीक है, तो जैसे ईएमपी वाला है, ओके, तो इस प्रोग्राम का आप जब देखोगे तो आपका एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, वॉइड मेन से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, हमेशा यहां से स्टार्ट होगा, फिर एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करते 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 जाएगा, और सबसे लास्ट में जब जैसे इसको मेन का क्लोज मिलेगा और ये प्रोग्राम को खत्म कर देगा। सो नॉर्मल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसा होता है, टॉप डाउन। ओके, ऊपर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा, जाएगा, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और लास्ट में जाकर वो खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। इसको अगर देखना हो, अगर आपको किसी प्रोग्राम को उसका फ्लो कैसे होता है, तो आप F7 प्रेस करें। F7 जैसे आप प्रेस करोगे तो सबसे पहले देखो कहाँ आया, वर्डमैन पे, फिर से वापस F7 प्रेस करो। इसको अपन प्रोग्राम की ट्रेसिंग बोलते हैं कि हमें प्रोग्राम को ट्रेस करना है कि वो किसी कहाँ कहाँ जा रही है, एग्जीक्यूशन कहाँ कहाँ पर जा रहा है और क्या क्या लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या क्या कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। सो F7, ठीक है, ये इसने डिक्लेरेशन कर दी, ये प्रिंटफ पे आ गया। सैलरी स्लिप के लिए इनपुट मांगा इसने, ठीक है ना, सॉरी, सैलरी स्लिप को एज इट इज प्रिंट किया, यानी कि हम सैलरी स्लिप का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इसने एज अ टाइटल इसको दे दिया सैलरी स्लिप, फिर इसने माना एंटर बेसिक सैलरी, ठीक है ना, ये प्रिंट कर दिया। उसके बाद में ये इनपुट मांगेगा यहाँ से, तो देखो ऊपर आ गया सैलरी स्लिप, एंटर बेसिक सैलरी मैंने डाल दिया मान लो 5,000, एंटर किया, आगे वाली लाइन पे गया, ठीक है ना, इसने टीए निकाल दिया इसका कि 30% टीए निकाल कर मेरे टीए वेरिएबल में सेव कर दो, ठीक है ना, टीए वेरिएबल में सेव कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया। फिर डीए निकाला इसका 40%, यानी 5,000 का 40% डीए में डाल दो, तो डीए में डाल दिया इसने और डीए को प्रिंट कर दिया। फिर एचआर है, हाउस रेंट अलाउंसेस, 50% जो भी है, जो भी बेसिक सैलरी का 50% है वो एचआर में डाल दो और एचआर को प्रिंट कर दो, कर दिया। फिर लास्ट में टोटल सैलरी निकाली कि टीएस नाम का जो वेरिएबल है टोटल सैलरी का, उसमें बेसिक सैलरी, टीए, डीए, एचआर सबको प्लस करके टोटल सैलरी में डाल दो और उसको टोटल सैलरी को प्रिंट करवा दो। फिर पीएफ निकालो 25%, यानी कि आप टोटल सैलरी में से माइनस होगा 25%, तो इसने माइनस करके पीएफ को निकाल दिया, ठीक है ना, उस और ईएसआई को प्रिंट कर दिया 5% ईएसआई, ठीक है। फिर इसने नेट सैलरी निकाली। नेट सैलरी क्या होती है, जो टोटल सैलरी बनी थी उसमें से पीएफ और ईएसआई को माइनस कर दिया, तो नेट सैलरी बन गया, नेट सैलरी को इसने प्रिंट कर दिया, कैट सीएच आ गया। इस तरह से मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। तो ये क्या हुआ, ऊपर से लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय एग्जीक्यूट होते 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 आया, उसने इनपुट लिया, इनपुट के अकॉर्डिंग सारे आउटपुट किए, आउटपुट करने के बाद ये क्या कर रहा है, गेट सीएच से एंड कर रहा है। तो जैसे मैंने एंड किया, ये वॉइड मेन पे आ गया और F7 किया, तो मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। ओके, so this is the top down approach in which program get executed. okay, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि कभी किसी सिचुएशन पर, ठीक है ना, कि जैसे मैं चाहता हूं कि ये जो
आपने एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप का प्रोग्राम बनाया है, अगर उसकी नेट सैलरी 25,000 से ज्यादा होती है तो वो मैनेजर है, या उसकी सैलरी 25,000 से कम होती है वो तो केवल सुपरवाइजर है। ठीक है, केवल एक कंडीशन कि अगर उसकी नेट सैलरी जो बनी, ये जो नेट सैलरी बनी, मान लो मेरे को उसकी पोजीशन यानी कि उसकी पोजीशन को भी मेरे को प्रिंट करवाना है या उसका स्टेटस प्रिंट करवाना है कि वो क्या है कंपनी के अंदर, वो क्या है, मैनेजर है कि सुपरवाइजर है कि प्रोडक्शन मैनेजर है कि एम्प्लॉय सिंपली वर्कर है, क्या है, अकाउंटेंट है, क्या है। तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, नेट सैलरी को चेक करना पड़ेगा कि नेट सैलरी अगर 25,000 से ज्यादा है तो मैं प्रिंट करवाऊंगा मैनेजर, और अगर नहीं है तो मैं सिंपली प्रिंट करवाऊंगा वर्कर। तो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन आ गई कि हमें सिंपली प्रिंट नहीं करवाना है, हमें पहले चेक करवाना है किसी वैल्यू को। तो जब हमें चेक करवाना होता है कि मेरे को यहाँ पे एनएस को चेक करवाना है, तो उस केस में आपका सीन आता है कंडीशनल स्टेटमेंट का। कंडीशनल का मतलब ये कंडीशन है यहाँ पे कि नेट सैलरी अगर 25,000 से ज्यादा होनी चाहिए अगर आपको मैनेजर प्रिंट करवाना है उसको। तो नेट सैलरी जो है ये कैलकुलेटेड है, ठीक है ना, ना तो यूजर इनपुट कर रहा है ना कुछ, ये किससे कैलकुलेट होके आ रही है, यूजर ने बेसिक सैलरी डाली, उससे आपका टीएडी एचआरए निकला, फिर आपका पीएफ और ईएसआई निकला, इन सारी कैलकुलेशन से आपकी नेट सैलरी बनी। तो नेट सैलरी ये फिक्स नहीं है कि भाई 5,000 ही बनेगी कि 10,000 ही बनेगी 15,000 ही बनेगी, ये डिपेंड करेगा कि आपने बेसिक सैलरी में क्या इनपुट किया है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सो नेट सैलरी में जो वैल्यू आएगी वो अनडिफाइंड है, वो हमारे बस की बात नहीं है या यूजर के बस की बात नहीं है। वो कैसे होगा, यूजर जो वैल्यू डालेगा वो आएगी। लेकिन यूजर ने हमको ये बोला था, यानी क्लाइंट ने हमको ये बोला था कि अगर नेट सैलरी अगर 25,000 से ज्यादा है तो आपको उस एम्प्लॉय का स्टेटस भी बताना है या उसकी पोजीशन भी बताना है कि वो किस पोजीशन पे काम कर रहा है। तो उसने बता दिया था हमको कि भाई यूजर ने हमको बताया था कि अगर उसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा कैलकुलेट होती है तो उसको आप मैनेजर प्रिंट करवा देना, और अगर उसकी 25,000 से कम रहती है तो उसको वर्कर प्रिंट करवा देना। तो यहाँ पर आकर अब यहाँ पर हम सीधा सीधा प्रिंटअप मैनेजर या प्रिंटअप सुपरवाइजर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर मैं सिंपली लिखूंगा कि प्रिंटअप लिख दिया मैंने मैनेजर, या पोस्ट लिख दी मैंने, पोस्ट क्या है उसकी, मैनेजर है, अगर मैं इसको सिंपली लिखूं, ठीक है ना, तो समझना अगर उसकी सैलरी 20,000 बनेगी तो भी मैनेजर प्रिंट होगा, और अगर उसकी सैलरी 25,000 होगी तो भी मैनेजर प्रिंट होगा, उसकी सैलरी 50,000 होगी तो भी मैनेजर प्रिंट होगा, उसकी सैलरी 5,000 होती है नेट सैलरी तो भी वो क्या प्रिंट होगा, मैनेजर ही प्रिंट होगा। और मान लो मैं यहाँ पे सुपरवाइजर प्रिंट, मैनेजर और सुपरवाइजर दोनों प्रिंट कराऊं या मैनेजर की जगह सुपरवाइजर प्रिंट कराऊं, तो सुपरवाइजर ही प्रिंट होगा चाहे सैलरी कुछ भी बने। तो यूजर ने हमें क्या बोला, अगर मैं सिंपल लगाऊं तो यूजर को तो हर एक एम्प्लॉय के लिए वो मैनेजर ही बताएगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। यूजर ने तो हमको बोला था कि अगर नेट सैलरी आपकी 25,000 से ज्यादा आती है तभी मैनेजर प्रिंट कराना। तो हमारा प्रोग्राम क्या चेक करना चाहिए कि नेट एनएस की वैल्यू को चेक करना चाहिए कि एनएस की वैल्यू 25,000 से ज्यादा है या नहीं। तो इस केस में आपके काम में आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। लॉजिक समझ में आया आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्यों यूज है, क्या यूज है कंडीशनल स्टेटमेंट का? यस सर। नाउ देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट दो तरह के हैं अपने पास, ठीक है ना। अब ध्यान रखना है कि अब अपन को अब नया नया टॉपिक देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा था, अभी तक अपन ने केवल हेडर फाइल पढ़ी है और कैरेक्टर सेट पढ़ा है, ऑपरेटर्स पढ़े हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स में भी केवल अपन ने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं। अब आपके काम में आएंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है ना। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल, ये सारे किसके हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन क्यों बोलते हैं इनको रिलेशनल ऑपरेटर, क्योंकि ये दो वैल्यू के बीच में रिलेशन बताते हैं कि कौन सी वैल्यू किससे छोटी है और कौन सी वैल्यू किससे बड़ी है, इसीलिए उनको रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। और वो आपके काम में आएंगे यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट बोलता ही यही है कि आपको किसी कंडीशन को चेक करवाना है। तो इसके लिए एक तो काम आता है आपका इफ एल्स, ठीक है, और दूसरा काम आता है आपका स्विच केस, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सी प्रोग्रामिंग जो है, ठीक है ना, इसमें बहुत कुछ आपको जो टर्म है या जो वर्ड्स हैं वो आपको इंग्लिश से मैच करते हुए मिलेंगे। जैसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इफ कब बोलते हैं? इफ का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? यदि। यदि। और एल्स का मतलब? कभी। नहीं। सुनो, जैसे मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि इफ माय फ्रेंड विल कम देन वी विल गो टू प्ले क्रिकेट, एल्स आई विल सी अ मूवी। क्या मतलब हुआ इसका? रिपीट करूं? एल्स मीनिंग तो मतलब अन्य वस्तु या फिर कभी कभी। यस। देखो मैंने क्या बोला, इफ माय फ्रेंड विल कम, अगर मेरा दोस्त आता है, देन वी विल गो टू प्ले क्रिकेट, तो हम क्रिकेट खेलने जाएंगे, एल्स आई विल सी अ मूवी, वरना मैं एक मूवी देखूंगा। ठीक है ना, सिचुएशन बता दी, कंडीशन बता दी कि अगर मेरा फ्रेंड आएगा तो ही हम क्रिकेट खेलने जाएंगे, बाकी मैं क्या करूंगा, मूवी देखूंगा। समझ गए? तो यहां पे हम कंडीशन बता रहे हैं, यहां पे हम कंडीशन बता रहे हैं कि हेलो, एम आई ऑडिबल दिव्या? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने सिचुएशन बताई। क्या सिचुएशन बताई? कि अगर मेरा दोस्त आएगा तो ही मैं हम क्रिकेट खेलने जाएंगे, वरना मैं क्या करूंगा, मूवी देखो। तो यहाँ पे इसने दो पार्टीशन कर दिए। ठीक है ना, अगर मैं यूं बोलता कि मेरा फ्रेंड आएगा तो मैं क्रिकेट देखने जाऊंगा और मैं मूवी देखूंगा, तो लेकिन यहाँ पे दो एक्शन है कि मेरे को क्रिकेट खेलने जाना है या मूवी देखनी है। ठीक है ना, तो मैंने सिचुएशन बता दी कि अगर मेरा फ्रेंड आएगा तो मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा, बाकी मैं मूवी देखूंगा। एट द सेम प्लेस, एट द सेम स्पॉट, एट द सेम टाइम, अगर हमारे पास दो टास्क है, ठीक है ना, और उन दोनों टास्क की सिचुएशन है कि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये टास्क करनी है और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग दूसरी टास्क करनी है, तो उस केस में हमारे काम में आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इंग्लिश में भी जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हमें अगर कंडीशन बतानी है, ठीक है ना, कि ये चीज होगी तो ये करेंगे, ये चीज होगी तो ये करेंगे, वरना ये करेंगे, तो उस केस में हम काम में लेते हैं इफ और एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी काम में आएगी कि जैसा मैंने बोला था आपको कि सी प्रोग्रामिंग जो है उसमें इंग्लिश का सपोर्ट लिया गया है, इंग्लिश की सारे टर्म्स, बहुत ज्यादा टर्म्स इसके काम में आएंगे। तो इफ एल्स भी वैसा ही है, तो उसमें से इफ एल्स को इसीलिए लिया गया है कि हमें प्रोग्रामिंग भी जब हम करेंगे तो हमें थोड़ा जेनरिक लगे। जेनरिक का मतलब हमें जो कुछ जाना पहचाना लगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ और एल्स स्टेटमेंट को काम में लेंगे। कि जब भी हमें दो वैल्यू मैच करानी है, ठीक है ना, कोई कंडीशन मैच करानी है, किसी को किसी से साथ में रिलेट करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट को काम में लेते हैं। दूसरा है आपका स्विच केस। ठीक है ना, ये भी इफ एल्स जैसा ही है, लेकिन एक टर्म यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं कि इफ के अंदर अपन रेंज को कंपेयर करवा सकते हैं, बट इन स्विच केस वी कांट कंपेयर एनी काइंड ऑफ रेंज हियर। ठीक है, तो स्विच केस का यूज कैसे आता है वो अपन देखेंगे प्रोग्राम में, कि जब हमें मेनू बेस्ड प्रोग्राम बनाना होता है तब हम काम में लेते हैं। मेनू बेस्ड प्रोग्राम क्या होता है हम आगे देखेंगे डे बाय डे, जब अपन इसमें आगे बढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ पे स्विच और केस, इस टर्म को समझो। स्विच का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सोचना है अपन को, इसमें कोई एडवांस टर्म नहीं सोचनी है कि क्या मतलब हो सकता है इसका, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाना, अपन को जो समझ में आ रहा है वो बोलना है। स्विच का मतलब क्या होता है? दिव्या? बंद। नहीं, स्विच का मतलब होता है बटन। ओके। हाँ, बटन केस से। का मतलब क्या होता है? केस का मतलब जैसे कि दिस इज द केस ऑफ मर्डर, ओके, एंड दिस इज द केस ऑफ
ये केस मर्डर का है, ये केस चोरी का है, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज सम काइंड ऑफ एक्शन और देयर इज सम काइंड ऑफ सिचुएशन विच इज मैचिंग टू दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है ना। तो केस का मतलब ये होता है कि हम किसी न किसी सिचुएशन को मैच कर रहे हैं, तब जाके वो केस बन रहा है, ठीक है ना। कि जैसे मैं बोलूंगा कि जैसे अपन सिंपल टर्म में यूज करते हैं कि मैंने आपको पूछा कि आपके रिजल्ट का क्या केस है, रिजल्ट का क्या केस है का मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ आपके, कि आपके रिजल्ट के बारे में आप क्या है, ठीक है ना। अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी जैसे आपके व्हाट इज द केस अबाउट योर करियर, कि आपको करियर में क्या प्रॉब्लम है या क्या मैच नहीं हो रहा है, दैट इज। तो केस का सिंपल मीनिंग जो होता है वो होता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को मैच करना, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला दिस इज अ केस ऑफ मर्डर, था इसका मतलब क्या है कि वो जो सिचुएशन है वो किसी मर्डर से कंपेयर हो रही है। एंड इफ आई यूज दिस इज अ केस ऑफ थीफनेस, ठीक है ना, तो थीफ का मतलब क्या होता है, चोरी। तो वो जो केस है वो चोरी से मैच कर रहा है। तो केस क्या करेगा कि किसी ने किसी वैल्यू को मैच करेगा, किसी ने किसी सिचुएशन को मैच करेगा, तो उस मैच के अकॉर्डिंग वो केस चलेगा। कि अगर केस मर्डर का है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी इंक्वायरी चलेगी, और अगर केस आपका चोरी का है तो उसके अकॉर्डिंग चलेगी। यहाँ पे ना तो हम मर्डर करवाएंगे ना हम चोरी करवाएंगे, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये मैंने चीज, ये टर्म्स यूज करी है, ये डिस्क्रिप्शन यूज किया है कि केस के आगे कोई ना कोई वैल्यू होगी जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से अगर मैच होगी तो वो ब्लॉक चलेगा, नहीं तो फिर आगे वाला केस चलेगा। एंड स्विच हियर इज व्हाट, स्विच इज हियर इज अ क्या बता रहा है ये, कि हम किसी मल्टीपल इंटरफेस में से, मल्टीपल वैल्यू में से कोई एक वैल्यू यूज करेंगे। जैसे स्विच क्या होता है, स्विच इज अ बटन ऑन अ स्विच बोर्ड, ठीक है ना। हमारे पास घर में इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड होता है, उसमें ट्यूबलाइट का भी स्विच होता है, पंखे का स्विच होता है, एसी का स्विच होता है, टीवी का स्विच होता है, ऑडियो सिस्टम का स्विच होता है। अब क्या होता है, जब हमें जिसकी जरूरत पड़ती है हम वो स्विच ऑन करेंगे, ठीक है ना। हमें पंखे की जरूरत है, हमें पंखे का स्विच ऑन करना है, तो हमने वो ऑन कर दिया। तो स्विच का मतलब ये है कि मल्टीपल इंटरफेस में से, मल्टीपल वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को ये आइडेंटिफाई करने के लिए भेजता है। और स्विच जो वैल्यू भेजेगा वो केसेस में कंपेयर होगी, एक केस, दो केस, तीन केस, जितने आपको केस बनाने हैं उतने केस आप बनाओगे और उसके अंदर वैल्यूज को मैच करोगे। ये सारी चीजें अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। फॉर नाउ हमें सिर्फ ये समझना है कि स्विच केस के अंदर मल्टीपल वैल्यू में से कोई एक वैल्यू मैच होती है और उसके अकॉर्डिंग हमारा एग्जीक्यूशन होता है। इफ एल्स में भी मल्टीपल वैल्यू में से एक वैल्यू मैच होती है, बट इफ कैन चेक वैल्यू इन रेंज, रेंज में भी वैल्यू चेक कर सकता है, इसीलिए इफ को हम ज्यादा पावरफुल मानते हैं एज कंपेयर टू स्विच केस। बट ऑन द अदर हैंड स्विच केस का अपना एक अलग अलग यूज है और इफ केस का अपना अलग अलग यूज है, ठीक है ना। कि जिस जगह स्विच केस काम में आता है वहां पे हम इफ एल्स को काम में ले तो सकते हैं बट लेते नहीं है, ठीक है ना, ड्यू टू सम काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। सो इफ एल्स इज यूज्ड टू कंपेयर वैल्यू इन रेंज एज वेल एज इक्वलिटी, रेंज में भी कंपेयर कर सकता है, इक्वलिटी के लिए कंपेयर कर सकता है, ठीक है ना। और स्विच केस भी वही काम करता है, ये इक्वलिटी के मैच करता है कि स्विच के अंदर जो वैल्यू हम पास करेंगे वो वैल्यू आपके केसेस से मैच होगी और जो केस मैच हो जाएगा वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोनों ही आपके कंडीशनल स्टेटमेंट में आते हैं। नाउ मूविंग टू और प्रोग्राम, ठीक है। उससे पहले चलो अपन सिंटैक्स समझ लेते हैं इसका, सिंटैक्स क्या होता है। तो इफ जब अपन लिखेंगे, अगेन इफ एंड एल्स, स्विच केस, चारों ही कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड है, क्यों है कीवर्ड, क्योंकि इनका यूज एंड प्लेस ऑफ यूज दोनों फिक्स है, ठीक है ना। इनका मतलब भी फिक्स है और उनका प्लेस ऑफ यूज भी फिक्स है। इफ का मतलब यानी कि हम कोई इनको कंडीशन मैच कराएंगे, एल्स का मतलब हम उसके ऑपोजिट में जाएंगे तब हम एल्स यूज में लेंगे, कि इफ नहीं चला तो एल्स चले, ठीक है ना। स्विच केस अगेन कीवर्ड है, तो ये चारों ही कीवर्ड हैं, काम में क्या क्या काम आते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट लगाने के लिए काम में आते हैं। तो जैसे मैं इफ लिखता हूं तो इफ के आगे मेरे को ब्रैकेट साइन लगाना है, देन आई विल राइट हियर एक्सप्रेशन, ठीक है।
ये बनेगा इफ का ब्लॉक, और फिर इफ के ऑपोजिट में लगता है एल्स। ठीक है, इफ के ऑपोजिट में लगता है एल्स, यानी कि अगर इफ नहीं चला तो एफ वाला पार्ट चलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर जो भी एक्सप्रेशन आपने यहां लगाया है अगर वो ट्रू हो जाता है, सो इट विल रिप्रेजेंट ट्रू पार्ट, ओके, एंड इट विल रिप्रेजेंट फॉल्स पार्ट। ठीक है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रू पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फॉल्स पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रू पार्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने अगर इफ कंडीशन लगाई और जो भी एक्सप्रेशन आपने दिया है, एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे कोई कोई आप कंपैरिजन दोगे, किन्हीं दो वैल्यू को कंपेयर करवाओगे, ठीक है ना, अगर वो ट्रू होती है, यानी कि वहां जो आपने कंडीशन लगाई है अगर वो ट्रू है, तो उस केस में इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो आपका एस वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर मान लो आपने जो एक्सप्रेशन लगाया है वो अगर फॉल्स हो जाता है, ठीक है ना, तो आपका कौन सा चलता है, फॉल्स पार्ट चलता है। तो उस केस में आपका इफ नहीं चलेगा, और अगर इफ नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स फॉर इफ एल्स कंडीशन। ठीक है ना, इफ एल्स प्रोग्रामिंग के लिए एक बेसिक सिंटैक्स होता है कि हम इफ एल्स को कैसे लगाते हैं। सो दिस इज द बेसिक एक्सप्रेशन। नाउ अगर हमें, जैसे इसका मैं अगर एग्जांपल लिखूं तो छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल बता दूं मैं, कि अगर मैं लिखता हूं कि इफ 20 is greater than 10, ठीक है, तो क्या करें, तो प्रिंट करें प्रिंट एफ 20 is greater। ठीक है, ये इफ हो गया। या फिर एल्स करें, एल्स की कंडीशन में अपन ने क्या डाल रखा है कि प्रिंट करें 10 is greater। देखो इस केस में ये तो मैं छोटा सा एग्जांपल बताया, या तो हमें भी पता है कि भाई 20 बड़ा ही होता है और 10 छोटा ही होता है, लेकिन हमारा प्रोग्राम कैसे आइडेंटिफाई करेगा उसको, हमें हमारे प्रोग्राम को कैपेबल बनाना है कि वो दो वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर देखो हमने कांस्टेंट वैल्यू डाली है, यानी कि इस प्रोग्राम को मैं 10 बार भी एग्जीक्यूट करूंगा तो हमेशा 20 इज ग्रेटर 20 इज ग्रेटर 20 इज ग्रेटर ही आएगा। लेकिन रियल टाइम में क्या होता है कि ये दोनों ही वैल्यू यूजर के द्वारा दी हुई होती है, ठीक है, दोनों ही वैल्यू यूजर देता है। तो यूजर ने जो भी वैल्यू दी है हमारा प्रोग्राम उसको कंपेयर करता है, और उसके अकॉर्डिंग कि उस वैल्यू से कौन सी वैल्यू से बड़ी है या छोटी है उसके अकॉर्डिंग फिर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज को अभी अवॉइड किया है, आगे जाके हम उसको पूरा परफॉर्म करवाएंगे। तो यहाँ पे एक से छोटा सा बताया कि भाई कंपेयर कैसे करता है, कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर कोई दो वैल्यू या कोई दो वेरिएबल कंपेयर होंगे, और उस कंपैरिजन के अंदर ये जो हमने काम लिया है ग्रेटर देन साइन और स्मॉलर देन साइन, दीज आर व्हाट, दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये क्या है, ये रिलेशन ऑपरेटर होते हैं, ग्रेटर देन साइन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल, इक्वल इक्वल, ये सारे रिलेशन ऑपरेटर है। क्या बता रहे हैं कि इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में रिलेशन बता रहे हैं कि ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या बड़ी है, क्या क्या बड़ी है क्या, ठीक है ना, या ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है क्या। तो जब अपन इन ऑपरेटर्स को यूज में किस लिए लेते हैं कि हमें रिलेशन आइडेंटिफाई करना है, इधर वाली वैल्यू से बड़ी है कि छोटी है कि बराबर है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रिलेशन ऑपरेटर को काम में लेते हैं। तो इफ 20 इज ग्रेटर देन 10, अगर 20 क्या, यदि, क्या बोल रहा है, यदि 20 10 से बड़ा है तो क्या प्रिंट करें, 20 इज ग्रेटर। अगर नहीं है तो क्या प्रिंट करें, 10 इज ग्रेटर। यानी कि अगर इफ नहीं चलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्या चलेगा, एल्स चल जाएगा। अब एल्स के आगे वापस आपको लिखने की जरूरत नहीं कि 10 इज ग्रेटर देन 20, क्योंकि अगर 20 10 से बड़ा नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, सेकंड वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली उससे बड़ी ही होगी। गेटिंग माय पॉइंट। हेलो दिव्या, आर यू देयर? यस सर।
ओके, सो यहाँ पे हमने फिक्स वैल्यू काम में लिए, लेकिन आगे जो हम प्रोग्राम यूज करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हमारी वेरिएबल्स काम में लेंगे। जिन वेरिएबल्स को हमें आपस में कंपेयर कराना है वो वेरिएबल्स यहाँ पर आएंगे। ओके, सो दिस वाज हाउ वी यूज कंडीशनल स्टेटमेंट इन और प्रोग्रामिंग। कौन से होते हैं, क्या उनका डिस्क्रिप्शन है, क्या चीज कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उनका सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है ना, कौन सी सिचुएशन में उनको काम में लिया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि हम इसको इफ एल्स को हम प्रोग्रामेटिकली कैसे यूज में लेते हैं। सो वी विल सी दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, Okay, sir. शुड वी एंड आवर सेशन? Yes, sir. ओके, हैव अ गुड डे।